Okay, so we'll start with question 14 today. In arrangement given in the figure, if the block of mass m is displaced, the frequency is given by. तो फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड, और हमको पता है कि टाइम पीरियड इन ऑसिलेटरी मोशन इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो स्प्रिंग्स है तो हमको k इक्विवेलेंट यूज करना पड़ेगा, और हमको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायग्राम है यहाँ पे दो स्प्रिंग ये सीरीज में है या ये पैरेलल में, हमको ये पता करना पड़ेगा। सीरीज में दो स्प्रिंग है ऐसा कब बोलते हैं हम? जब दोनों स्प्रिंग का सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो। और पैरेलल में कब बोलते हैं? जब दोनों स्प्रिंग के दोनों पॉइंट्स कॉमन हो। So when both points are common, then we say that these two springs are in parallel. When only one point is common, we say that they are in series. Good. Then we need to first identify ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है हमको, इसमें जो दो स्प्रिंग है ए एंड बी, ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों स्प्रिंग का एक एक पॉइंट मास पे अटैच्ड है, और इन दोनों स्प्रिंग के दूसरे एंड्स जो है वो दोनों रिजिड सपोर्ट पे अटैच्ड है। मतलब इन शॉर्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज नहीं है। क्योंकि पैरेलल में, जैसे मैंने आपको बताया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग के दोनों पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। ये जो ए और बी स्प्रिंग है, इसका एक एक टर्मिनल, एक एक एंड मास पे है, सेम मास पे है, अलग अलग मास पे नहीं है, सेम पे है। और दूसरा एंड दोनों के दोनों रिजिड सपोर्ट पे है, मतलब ये हो गया पैरेलल। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। सो हियर A and B are in parallel. So when these two springs are in parallel, we talk about K equivalent, and you should know for parallel combination of springs, K equivalent is K1 plus K2. Okay? हमको पूछा है फ्रीक्वेंसी। Frequency is 1/time period, which is 1/2 pi under root of K equivalent by m। तो ये आ गया आपका 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 बाय m, ऑप्शन नंबर बी। तो ओनली task here was to identify if the two springs are in series or if they are in parallel. Two identical spring of constant K are connected in series and parallel as shown in figure. A mass m is attached, is suspended from them, दोनों केस में मास सेम है। The ratio of their frequencies is, अभी हमने देखा फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले में सीरीज कॉम्बिनेशन 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k इन सीरीज अपॉन m, इन पैरेलल 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k पैरेलल बाय m, राइट। तो fs बाय fp is equal to अंडर रूट ऑफ ks बाय kp। सीरीज में जब आप लगाते हो तो 1/ks is equal to 1/k1 which is k plus 1/k2 which is k again। तो 1/ks is equal to 2 by k, तो यहाँ पर सीधा k by 2 आएगा। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर आपके पास दो स्प्रिंग है, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो k by 2। तीन है, तीनों के कांस्टेंट सेम है तो k by 3। चार है तो k by 4। तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ k by 2। और पैरेलल में जब लगाते हो तो 2k, तो k और k कैंसल, तो 1/4 का रूट, तो fs इज इक्वल टू, मतलब रेशियो चाहिए तो fs बाय fp इज
हाफ। तो 1:2 ऑप्शन नंबर सी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम थिंग। In the figure, S1 and S2 are identical springs. The oscillation frequency of the mass m is f. If one spring is removed, the frequency will become. तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए, f is 1/2 pi अंडर रूट ऑफ, अभी ये आपने फाइंड किया था, हाउ मच, k/2, ऐसा पैरेलल में है तो 2k/m, राइट। देन अगर मैंने एक को रिमूव कर दिया, इसका मतलब एक ही है, मतलब f डैश विल बी इक्वल टू 1/2 pi रूट ऑफ k/m। तो f डैश बाय f इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ k अपॉन 2k, एक एक कैंसल, मतलब f डैश इज f बाय √2, ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। इजी क्वेश्चन था ये। तो स्प्रिंग्स के क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू दे आर वेरी सिंपल, इसलिए मैं थ्योरी नहीं बताता हूँ, बिकॉज देन इट हैपेंस द अदर वे अराउंड, बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है, बिकॉज दे आर नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली। अ मास m is vertically suspended from a spring of negligible mass. Spring का mass negligible है. The system oscillates with frequency n. What will be the frequency of the system if a mass 4m is suspended from the same spring? पहले mass m था, तो in that case when mass was m, you know, in this case f1 अभी अभी आपने बताया 1/2 pi root of k/m, f2 is 1/2 pi root of k/4m, 4m, राइट। तो 4 को बाहर निकाल लेंगे, मैं सिंपल कर रहा हूं, करेक्ट, 4 को रूट से बाहर निकाल लिया तो 2, तो ये था आपका f1, तो f1/2, मतलब ऑप्शन नंबर सी n/2 करेक्ट है, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट, in next case you have 5 identical springs that are used in the following 3 configurations. The time periods of the vertical oscillation in the configuration 1, 2 and 3 are in the ratio. Extremely simple question. टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है आपको, 2 pi रूट ऑफ m/k। पहले केस में एक ही स्प्रिंग है, राइट, T1। दूसरे केस में आपके पास 2 स्प्रिंग है लेकिन सीरीज में है, तो 2 pi m/k/2, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, k/2, तो k/2, तो ये 2 ऊपर आ गया। तीसरे केस में आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 2 pi अंडर रूट ऑफ m/2k। जब मैं रेशियो लूंगा तो 2 pi रूट ऑफ m और k कैंसल होगा, मतलब T1 is to T2 is to T3 आपके पास बचेगा इक्वल टू 1 is to √2 is to 1/√2, ऑप्शन नंबर ए, राइट, गुड, इजी। What will be the force constant of the spring shown in the figure? ऐसे केस में और इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, these two are in parallel और दोनों K1 K1 है, मतलब इसका इक्विवेलेंट जो होगा
Kp बोल देते हैं, दैट इज 2k1। मतलब मैं इसको हटा के एक 2k1 कांस्टेंट का स्प्रिंग लगा सकता हूं और नीचे एक k2 का था, और ये दोनों अब आ गए आपके सीरीज में। तो फाइनली इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/2k1 प्लस 1/k2, राइट? आपको क्या पूछा है? इक्विवेलेंट। अगर मैं k इक्विवेलेंट लिखूंगा मतलब रेसिप्रोकल लूंगा, हाँ तो फिर ये इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2k1 प्लस 1/k2 का रेसिप्रोकल, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। आर यू एबल टू सी? ओके, तो दिस इज प्रिटी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसा ही करते जाना है। So there are only few questions of string, then we will move ahead with another type of questions. A mass m is suspended by two springs of force constant k1 and k2 respectively as shown in diagram. The total elongation of the spring is, how do you find out elongation? F equals to k equivalent x, where x was elongation. So this is F upon k equivalent. So this is actually 1/k equivalent into F. मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सीरीज है। सीरीज है तो सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/k1 प्लस 1/k2, और F इज mg, राइट? तो हो गया सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर डी, बी की डी, k2 प्लस k1 अपॉन k1 k2 mg, बी। The SHM is represented by x is equal to 5√2 sine of 2 pi t plus cos of 2 pi t. The amplitude of SHM is, मैंने कल ही बताया था। नहीं, एग्जैक्टली कल मैंने क्या बताया था? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अगर ऐसा हो, यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, तो रिजल्टेंट क्या आता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यहाँ तो a और b इक्वल है ना, हाँ तो 5√2 है, तो यहाँ पे a और b अगर इक्वल हुआ तो इट इज इक्वल टू 2a। इफ a इज इक्वल टू b, हाँ तो हियर वी हैव a इक्वल टू b इक्वल टू 5√2, तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा आपका? 2 इंटू 5√2, बराबर? हाँ, करेक्ट, करेक्ट, आप करेक्ट बोल रहे हो, मैं लिख रहा हूं इसके लिए। ये हाँ, ये √2 a है, करेक्ट। अब ठीक है, हाँ, तो 5 इंटू √2 इज 5 इंटू 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, वैसे भी दिस वाज अ जोक, मेथड नंबर 2 भी एग्जिस्ट करता है, ओरली भी कर सकते हो। कैसे ओरली करोगे? कैसे करोगे ओरली? नहीं तो सोचो, फिर सोचो। The kinetic energy and potential energy of a particle executing simple harmonic motion with amplitude a will be equal when its displacement is। हमने कल 3/4 कब होता है ये देखा था। हाँ, 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ टोटल कब होता है ये देखा था। जहां पे काइनेटिक 3/4 है, वहां पोटेंशियल 1/4 है।
ये कल हो गया था हमारा। लेट्स सी a/2 पे होता है कि नहीं। हमको ये भी देखना है कि इक्वल कब होता है, हमको ये भी देखना है कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल 3/4 होता है और काइनेटिक 1/4 होता है। देखेंगे इन्होंने बोला है क्या सेम होना चाहिए, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी याद है क्या आपको, फॉर्मूला याद है क्या, 1/2 k a square minus x square, potential is half k x square, कैंसल मतलब a square minus x square equal to x square, मतलब 2x square equal to a square, a by √2, तो a/2 नहीं a/√2, right? Clear? This is how you are supposed to solve this question. When a particle oscillates simple harmonically, its kinetic energy varies periodically. वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब साइन और कॉस भी पीरियोडिक ही होता है। व्हाट इज पीरियड ऑफ साइन एंड कॉस? नहीं, wait a minute, think wisely. What do you mean by period? When the particle comes back to its original position. Do you know ये साइन और कॉस या फिर ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन क्या है? वो आपको बताते हैं साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट एक्चुअली वो राइट एंगल ट्राइंगल से आता ही नहीं है, वो सर्कल से आता है। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, मतलब मान लो कि पार्टिकल ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, वापस से ए कब आएगा, 2 पाई, तो साइन का पीरियड क्या हो गया 2 पाई, कॉस का क्या हो गया 2 पाई, टैन का क्या हो गया, टैन का नहीं, साइन का टैन का जो होता है वो कॉर्ड का होता है, चेक करना कि क्या होता है, टैन का पीरियड वो आप चेक करना, बट साइन और कॉस का 2 पाई होता है। ठीक है, जस्ट इट वाज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नाउ particle oscillates simple harmonically, its kinetic energy varies periodically। इसका मतलब ये होता है कि जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। यही होता है कैसे, सेंटर पे मीन पे क्या होता है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे क्या होता है मतलब काइनेटिक 0, वापस से 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, चलता रहेगा ऐसा। तो हर बार ऐसा ही होता रहेगा, मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0, राइट। हाँ, तो बट जब हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज 2 पाई n, तो इसका फ्रीक्वेंसी है n, किसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी है n। तो आपको पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फ्रीक्वेंसी होगा, n/2 होगा, n होगा, 2n होगा, 4n होगा, क्या होगा। देयर आर टू मेथड्स। मेथड नंबर 1 is mathematical. You will say we know that kinetic energy is half k a square minus x square, then you will say this is half k a square minus a square। अब आपको पता है x equal to a sin of omega t plus alpha, because we don't know from where particle started its motion। आप सिर्फ sin omega t भी लिख सकते हो by assuming that it starts motion from mean, लिख सकते हो, but in more general way sin square omega t plus alpha, right। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब मैं यहां से a स्क्वायर भी कॉमन निकालने वाला हूं, राइट। बाय द वे हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का लीनियर फ्रीक्वेंसी 2 पाई n है, करेक्ट, गुड, यहाँ तक क्लियर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस अल्फा, राइट। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
cos square theta. तो kinetic energy is half k a square cos square omega t plus alpha. यहाँ तक क्लियर? डू यू रिमेंबर cos square theta आपने लिखा था 1 plus cos 2 theta by 2 ट्रिग्नोमेट्री. अगर नहीं याद है बता देता हूं मैं आपको. व्हाट इज cos 2 थीटा? नहीं याद. मैंने अभी बताया cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. मतलब cos 2 theta is 1 या फिर if you want in more literal sense 2 cos square theta minus 1. ये फॉर्मूला है ये. दिस इज फॉर्मूला. अगर ये अभी भी नहीं समझा तो समझा सकते हैं और भी समझ सकते हैं इसको. इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं वैसे? ट्रिग्नोमेट्री डबल एंगल फॉर्मूला. हाफ एंगल डबल एंगल दोनों रिलेटेड ही है. सो आई वांट यू टू नो लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग. ओके, ज्यादा नहीं बस जितना भी होगा उतना. तो ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो ही सॉल्व कर पाओगे ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होगा. तो आई कैन राइट डाउन दिस एज हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 plus cos of 2 theta by 2. यहां तक क्लियर है? ये 2 और 2 4 हो जाएगा. तो this 2 and this 2 will become 4. right? clear? good. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. कैसे? x में अगर ओमेगा था तो काइनेटिक एनर्जी में 2 ओमेगा है. या फिर आप बोल सकते हो इसको 1/4 के ए स्क्वायर 1 plus cos of 2 omega t plus 2 अल्फा. फिर आप इसको बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 के ए स्क्वायर 1 plus cos of omega dash t plus 2 अल्फा. omega dash is 2 omega. omega dash upon omega is 2. या फिर ओमेगा डैश क्या आएगा 2 पाई एन डैश इक्वल टू 2 पाई एन. कैंसल कैंसल. तो एन डैश कितना आया 2n. एन डैश क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और एन क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट. राइट? मेंटोस मेथड. दिमाग की बत्ती जला दे. सिंपल. आई मीन याद रहेगा ना अभी अगली बार से लॉजिकली. और ये आपने ग्राफ में प्लॉट किया है लॉजिकली. पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, बी पे जा रहा है, फिर ए पे आ रहा है, फिर मीन पे आ रहा है. दिस इज वन ऑसिलेशन. इन वन ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम 2 बार हुई. राइट? और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम भी 2 बार हुई. एक बार मिनिमम यहां पे होगी, एक बार मिनिमम यहां पे होगी. मैक्सिमम भी 2 बार ही होगी. आप बोलोगे 3 बार क्यों? स्टार्ट यहां से किया. अरे स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ा था. ओके. उसके बाद जब वापस यहाँ आया तब मैक्सिमम, फिर वहां से घूम के आया वापस मैक्सिमम. तो मैक्सिमम भी 2 बार हुआ, मिनिमम भी 2 बार हुआ. मेथड नंबर 2. राइट? मेथड नंबर 3. हर किसका पर्सपेक्टिव होता है देखने का अपना अपना. काइनेटिक एनर्जी माइनस ए प्लस ए. राइट? ओके. तो इन दिस केस यू नो कि यहां पे मीन पे मैक्सिमम होगा. मीन पे मैक्सिमम होगा.
मीन पे मैक्सिमम होगा ना कंटिन्यूसली। हाँ, तो ये होगा उल्टा। उल्टा मतलब ऐसा मान लो, राइट। तो यहाँ पे होगा मैक्सिमम, करेक्ट। अब कितनी बार मैक्सिमम होगा? 2 बार। कहीं से भी स्टार्ट करो, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से स्टार्ट करो। यहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, जा रहा है, यहाँ पे मेन पे आ गया, पहली बार मैक्सिमम हुआ, यहाँ पहुंचा, वापस आना पड़ेगा वन ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए। ये हाफ ही हुआ ना, हियर टू हियर इज हाफ। फिर वो वापस आया, सेकेंड टाइम मैक्सिमम हुआ। तो थर्ड इज ग्राफिकल मेथड। Okay, so this is the way you can also solve. If two SHMs are represented by equations y1 equal to 10 sine of 3 pi t plus pi by 4 and y2 is equal to 5 sine of 5 5 5 sine of 3 pi t plus root 3 cos of 3 pi t. The ratio of their amplitudes is, जोक है, ये a1 तो 10 है ही, और a2 कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है आपके पास? 5, और b क्या है आपके पास? 5√3। क्यों? क्योंकि सिंपल सा केस है। मैं ऐसा करूंगा इसको, ये आ गया आपके पास a और b, a 5 और b 5√3। तो a2 क्या मिलेगा? 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, मतलब ये आपका आएगा 25 प्लस 25 इंटू 3 75, मतलब 100, 100 का रूट 10। तो a1 is to a2 is 1। सिंपल। गुड क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू दिस इज नथिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ है ही नहीं बेसिकली। 2-3 फॉर्मूला डन। The length of simple pendulum executing simple harmonic motion is increased by 21%. How do you need to think here? हमारे पास अगर 100 रुपीज है और 21% से ग्रोथ हुआ, तो कितने हो गया मेरे पास? 121। अगर मेरे पास, मुझे पता नहीं कितना अमाउंट था, लेकिन अब 21% से ग्रोथ हुआ है, तो प्लस 21% ऑफ L1 मतलब 0.21, L1 मतलब L2 इज इक्वल टू 1.21 L1। व्हाट आई डोंट लाइक इज फ्रैक्शंस। मुझे इमीडिएटली समझना है कि L2 by L1 is 121 by 100। हाँ, आपने तो बताया ना, L2 is L1 plus 21% of L1, मतलब L1 plus 21 by 100 L1, मतलब 121 by 100 L1। ओके, गुड। तो हियर यू कैन सेव टाइम, क्योंकि पता होगा, अभी मुझे बताओ अगर 18% से इंक्रीज हुआ तो 118 by 100, 60% से इंक्रीज हुआ तो 160 by 100। गुड। तो ये अगर पता है, क्यों किया? परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। डू यू रिमेंबर टाइम पीरियड वाज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल? याद है ये? तो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड होगा ये, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू 100 ये है परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ L2 माइनस रूट ऑफ L1 अपॉन L1, रूट में ऑफ कोर्स, इंटू 100।
तो व्हाई डिड आई राइट दिस वे, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो दिस इज 121/100 का रूट 11/10, तो 11/10 माइनस 1 इंटू 100 मतलब 1/10 इंटू 100 दैट इज 10%. 10% increase in time period of pendulum, right? मैंने ऐसा लिखा इसलिए because it will come with practice, because when you see such things time period बढ़ेगा लेंथ बढ़ा तो, लेकिन time period is proportional to square root of L. तो जब मैं सॉल्व कर रहा था 21% ही क्यों बोला होगा मैंने, क्योंकि हमको पता है L1 plus 0.21 L1 1.21 L1 1.21 is square of 1.1, राइट? लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए स्टार्टिंग में, इसलिए वी रोट इट लाइक दिस. और मुझे पता है परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस 1 इंटू 100. तो जब मैं T2 by T1 करूंगा तो मुझे अंडर रूट ऑफ L2 by L1 करना पड़ेगा. दैट इज वाई नंबर्स देखते ही आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन रियलिटी. ओके, a particle executing simple harmonic motion with an amplitude of 5 centimeter and a time period of 0.2 second, the velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5 centimeter is, we know that amplitude is 5, displacement is 5, मतलब particle is already at extreme, velocity is 0. But if you want you can cross verify, करना तो नहीं चाहिए पर कर लेते हैं. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर A5x5v 0. फिर आपको पूछा एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, और व्हाट इज एक्स बोला है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻², तो ये आ जाएगा आपका -2 पाई बाई टाइम पीरियड कितना है 0.2, 1 जा 10 जा, करेक्ट. ये आ गया आपका 5 × 10⁻². इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, और ये 10⁻² गया, मतलब -5 पाई स्क्वायर आ गया, क्या -5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ओरली भी कर सकते थे. दिस इज हाउ यू विल डू इट. ये सेट 1 चल रहा है, सेट 2 में लेवल बढ़ाया है. पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM मैंने कल बताया था. फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज pi. Acceleration and velocity and displacement is pi/2. Good. When the displacement of a particle executing SHM is 1/4 of its amplitude, what fraction of its total energy is kinetic energy? When displacement is 1/4 of amplitude, what fraction of total is kinetic? कल मैंने बताया था ये, this is the ratio of ke upon, what is ke formula, half k a square minus x square, and this is half k a square. तो half k cancel, follow कर रहे हो ना, okay, because I'm using some shortcuts here. So don't we know from here what is, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. यू कैन राइट 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर, और x बाई ए यहाँ से दिख नहीं रहा क्या हमको, 1/4 है, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16. 16 माइनस 1 इज 15, 15/16. और यहाँ पे
हाउ कम ऑप्शन ए एंड डी इज पॉसिबल? कभी सुना है कि काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन टोटल एनर्जी? नहीं, तो ए और डी आपको बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन टोटल। डाउट? क्लियर? तो 15/16. Okay, good. In fact, you can also work this out in percentage. करो तो परसेंटेज में कन्वर्ट इसको, ये जो फ्रैक्शन है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 करो तो 100/16, 50/8, 25/4, 25/4 is 6.25। मैं क्या बोल रहा हूँ, 15/16 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 50/8, 25/4, 25/4 is 6.25, तो 6.25, तो 15 into 6.25, 93.75। करेक्ट? अब ओरली कैसे करते हैं इसको? 15/16 तो 90 के ऊपर ही आएगा ना। कैसे? कैसे? 16 का 90% कितना होता है? 60 का 90% मतलब 16 में से 1.6 माइनस करना होता है, मतलब कितना हुआ? 14.4। अगर न्यूमरेटर में 14.4 से बड़ा नंबर है तो ग्रेटर देन 90% है। यस, गुड। स्टार्ट प्लेइंग विथ नंबर्स, ऐसा ही समझेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई वांट यू टू खाना खाते टाइम, सोने से पहले, उठते उठते के साथ, ब्रश करते टाइम, डांस करते टाइम, प्ले विथ नंबर्स, तभी कैलकुलेशंस का स्पीड फास्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। Two pendulums differ in length by 22 centimeter. They oscillate at the same place. इसका क्या मतलब होता है? नहीं, at the same place मतलब दोनों एक रूम में है, क्या मतलब हुआ इसका? दोनों को कंबाइन करना नहीं, मास तो आगे देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक नो नो। what is value of G at equator and at poles? हाँ, अलग अलग होती है। तो at the same place मतलब G is constant. They are trying to tell you G is constant. Okay, two pendulum differ in length, तो L2 minus L1 जो भी बड़ा होगा, I don't care, L1 बड़ा L2 बड़ा है, वो देखेंगे बाद में। They differ in length by 22 centimeter. They oscillate at the same place so that one of them makes 30 oscillation and the other makes 36 oscillation during the same time. The length of the pendulums are. To solve any question, first of all, you need to read it completely. Two pendulums differ in length by 22 centimeter. Don't be in hurry. L1 minus L2 22 या L2 minus L1 22 वो देखेंगे. They oscillate at the same place so that one of them makes 30 oscillation and the other 36 in the same time, during the same time. जो कम oscillation perform कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कम है मतलब टाइम पीरियड ज्यादा है, मतलब टाइम पीरियड और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब लेंथ ज्यादा है। तो पहले पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी कम है मतलब लेंथ ज्यादा है, मतलब L1 minus L2 equal to 22, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ T is proportional to root of L, क्योंकि G कांस्टेंट है एट द सेम प्लेस होने की वजह से। अभी अभी मैंने बताया T is also proportional to 1 by frequency, करेक्ट? मतलब N is proportional to 1 by root L। क्लियर? आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, n square is proportional to this, right? Just not to make you confuse, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अब
that n square is proportional to 1 by l. करेक्ट, तो मैं लिख सकता हूं L2 by L1 is N1 by N2 का स्क्वायर. क्लियर? L2 by L1 is 30 by 36 का स्क्वायर, 5 by 6 का स्क्वायर. क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो L2 by L1 is 25 by 36. मतलब मुझे सीधा सीधा L2 25 by 36 L1 मिल गया. मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा and I will solve because two equations and two unknown, they are solvable. So L1 minus 25 by 36, L1 equal to 22. 36 minus 25 is 11. L1 upon 36, that is 1 जा 2 जा, L1 72 मिल गया. क्वेश्चन खत्म हो गया. राइट? So this is how you are supposed to solve such questions. Proportionality से solve करना है. I don't want to see these calculations. Okay? Okay. Any doubts here? No. Good. A particle executing SHM has a maximum speed of Vmax is A omega, that is 30 centimeter per second, and maximum acceleration Amax as A omega square as 60 centimeter per second. Period of oscillation is A omega square by A omega is 60 by 30. स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ये. 1 2 A omega 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 is 2 pi by t is to cancel t is equal to pi second. स्टेट बोर्ड में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन. n number of times. I don't even remember what is the value of n. बहुत बार. अभी टेक्स्ट बुक खोलोगे, आपका जो था कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे टेक्स्ट बुक में ही. तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर्मूला याद है, दोनों को डिवाइड करो, वैल्यूज दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू मिल गई. ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 to cancel, time period is 5 second. Good. End of set 1. इसका मतलब अभी लेवल बढ़ने वाला है. ओके. A particle executing simple harmonic motion is described by x equal to a cos of omega t plus phi. ये क्वेश्चन कहाँ देखा था हमने? नहीं, उसमें बाद में फाई नहीं लिखते हम लोग. प्रोजेक्शन ऑफ UCM along any diameter. Particle was performing UCM, its projection was performing SHM. वहां देखा था, ये याद रहना चाहिए. If the initial position of particle is 1 centimeter, its initial velocity is pi centimeter per second, its angular frequency omega is pi per second, then the amplitude of its motion s. ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है. x इक्वल टू a cos of omega t प्लस फाई. क्या बोला है? एट t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है, एंड अलॉन्ग विथ इट ओमेगा की वैल्यू पाई है. करेक्ट. If I put all these values here, 1 equal to a cos of 0 plus 5, है ना? t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, a की वैल्यू पता नहीं, we don't know. ओके. मैं अगर ये सब्स्टिट्यूट करता हूं तो what I will get is, I will get cos phi as
1 by a, इक्वेशन नंबर 1, let us say. अभी this said something about velocity also. तो फिर velocity के बारे में बोला है और velocity के लिए हमने कुछ सॉल्व नहीं किया तो it will be incorrect. तो how do you find out v? dx by dt. तो x में क्या है? a है कांस्टेंट, राइट. उसके बाद cos का डेरिवेटिव आता है माइनस, तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट. ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव और एक ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक ओमेगा हियर, करेक्ट. अब वापस से ये कंडीशंस यूज कर लो. मतलब अब आप बोलोगे एट t इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू पाई, ओमेगा इज इक्वल टू पाई, करेक्ट. तो v की वैल्यू पाई माइनस a, ओमेगा पता नहीं क्या है, पता नहीं ना, पाई, साइन ऑफ 0 प्लस पाई, करेक्ट. पाई पाई गया तो आपको मिल गया यहां से साइन ऑफ फाई एज माइनस 1 बाई ए, करेक्ट, राइट. इक्वेशन नंबर 2. कॉस फाई क्या था? 1 बाई ए. साइन फाई क्या है? कॉस और साइन को यूज करके 1 कब बनता है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर. तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब ए इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर. अभी ऐसा ही क्यों सॉल्व किया? हमारे पास और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, तो ऐसा ही सॉल्व होगा. बिकॉज वी डोंट नो वैल्यू ऑफ फाई. अगर फाई की वैल्यू दी होती, फेज एंगल की वैल्यू दी होती, तो फिर मैं वहां पे इक्वेशन 1 या 2 में फाई की वैल्यू डाल देता. अगर ऐसा बोला होता द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन 0, साइन 0 इज एम्पलीट्यूड इज इंफिनिटी. क्यों? a इज इक्वल टू माइनस 1 बाय साइन फाइव, ये तो 0 है, infinity. If the particle starts from extreme, नहीं. What is sine of pi by 2? 1. हाँ, तो फिर -1, मतलब 1 सेंटीमीटर आ जाता उस केस में, इन शॉर्ट. तो because we did not have much information, don't look at your clock. Good. Out of the following functions representing motion, ऐसा नहीं बोला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा बोला है कि मोशन of a particle which one represents SHM. दोनों इन चारों में से कौन SHM रिप्रेजेंट करता है? वेल, मैं यहाँ पे भी 2 मेथड बताऊंगा, फिर आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा, फिर हम शॉर्टकट देख के बोलेंगे कि सिर्फ 4th नंबर ही हो सकता है, खत्म. It cannot be 1, it cannot be 2, it cannot be 3, it can only be 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी. कैसे? बताता हूं मैं. Let us try. Let us learn with trial and error. Okay. X equal to sin cube omega t. सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आना चाहिए, है ना.
पहले मैं निकालूंगा वेलोसिटी विच इज dx by dt. What is derivative of sine cube? Well, wait a minute. ये होती है पहली गलती. This is the first mistake that you commit. आपको मैंने पूछा कि साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, आप मुझे साइन ओमेगा टी रेज टू 3 का डेरिवेटिव बता रहे हो. साइन ऑफ ओमेगा टी यहां पे n और साइन ऑफ ओमेगा टी ब्रैकेट रेज टू n. दीज आर नॉट सेम. सेम है क्या? सेम है? पक्का? पक्का? नहीं मालूम. तो पहले ये मालूम होना चाहिए. दिस आर सेम. तो अगर ये पता होगा तो फिर आप यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज, फिर आप बोल सकते हो कि हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी वोल रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना. इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको डी डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी रेज टू 3 एफ ऑफ टी रेज टू एन n into f of t raised to n minus 1 into derivative of f of t. Right? है ना? Good. ये आ गया 3 sin square omega t. साइन का डेरिवेटिव cos omega t वापिस से into ओमेगा नहीं, into ओमेगा होगा. यस नो होगा इंटू ओमेगा, क्योंकि साइन ऑफ एफ ऑफ टी इसका डेरिवेटिव वापस से ओमेगा. करेक्ट. ये हो गया आपका वेलोसिटी. अब एक्सेलरेशन, फिर आप एक्सेलरेशन में u इंटू वी ऐसा अप्लाई करोगे. करते जाओ, करते जाना, टाइम वेस्ट करते जाना. तो रूल नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू साइन का कोई भी पावर हुआ एक्सेप्ट फॉर 1, it cannot be simple harmonic motion. It is never simple harmonic motion for the basic thing. क्योंकि मैंने जब x का डेरिवेटिव लिया तो पहले एक फैक्टर था, अब एक टर्म में दो फैक्टर आ गए. फिर जब मैं दो फैक्टर होते हैं फिर हम डेरिवेटिव u इंटू वी करते हैं तो क्या करते हो, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव. मतलब एक से दो टर्म हुए, तो एक से दो टर्म हो गए तो फिर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख ही नहीं सकते. करेक्ट. रूल नंबर 1, साइन कॉस इसके पावर में 1 को छोड़ के कोई भी नंबर हुआ, इट इज नेवर सिंपल हार्मोनिक मोशन. नहीं हो सकता. ये तो हार्मोनिक ही नहीं है तो हार्मोनिक मोशन कहां से हुआ? ये हार्मोनिक है क्या? हाँ, तो फिर कहां से सिंपल हार्मोनिक होगा? वो साइन कॉस नहीं है वहां पे. दिस इज इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ 5 ओमेगा टी ऐसा लिखता हूं, मैं जब वेलोसिटी लूंगा इसका डेरिवेटिव लूंगा. कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव माइनस 3 साइन 3 ओमेगा टी माइनस 5 साइन 5 ओमेगा टी. क्योंकि जब डेरिवेटिव लेते हो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर ये जो अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, एंगल होता है, इसका भी डेरिवेटिव. करेक्ट. हाँ, ओमेगा आएगा ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा रहेगा. करेक्ट. दैट इज फाइन. तो जब मैं वापस डेरिवेटिव लूंगा तो क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस 3 और 3 ओमेगा मतलब 9 ओमेगा स्क्वायर साइन सॉरी कॉस 3 ओमेगा टी माइनस
25, ये 5 था, 25 ओमेगा स्क्वायर कॉस 5 ओमेगा टी। यहां तक समझा? डेरिवेटिव सबको समझ में आते हैं अच्छे से? यस, ओके गुड। अब मुझे बताओ a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आने के लिए सिर्फ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलना चाहिए। यहां तो एक ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, फिर 9 का फैक्टर रह जाएगा, यहाँ पे 25 रह जाएगा। तो देयर इज नो वे दैट यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, करेक्ट? इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू एनी फंक्शन 2 3 4 5 10 15 20, दे कैन बी linear combination of those function can be simple harmonic only if argument मतलब एंगल या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फंक्शन इज सेम। यहाँ पे ओमेगा ओमेगा, या फिर यहाँ पे 2 ओमेगा 2 ओमेगा, यहाँ पे 3 ओमेगा 3 ओमेगा, ओनली देन इट कैन बी एसएचए, राइट? तो अभी ऐसा अगली बार देखा, ओरली बोलना, ओके ओनली 4। यू हैव सेव्ड योर टाइम। अगर जो सॉल्यूशन मैं बनाता हूँ मैं अगर वो दूंगा तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप में समझा के दिया है सब, क्योंकि मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि इसके डेरिवेटिव लेके क्या होगा। ओरली इज मोर इम्पोर्टेंट। A particle executing SHM with time period t, amplitude a, the mean velocity of particle averaged over quarter oscillation is. So the idea behind putting this question was कि आपको मैथमेटिक्स का बहुत बेसिक चीज मुझे बताना था, that is how do you find out mean values. To start off with, as I told you in the last session, if you are not told from where the particle is starting, we can assume the particle starts its motion from mean position. So x is equal to a sin omega t. So v is equal to a omega cos omega t just by taking derivative. Good. यहां तक आपको पता होगा ही, assumption है। The mean velocity of a particle averaged over quarter oscillation. ऐसा क्यों बोला? Because if you remember, and since I am lazy, I will make you remember this graph. ये velocity का ग्राफ है। ओके, तो ये वेलोसिटी का ग्राफ है हमारे पास। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक साइकिल मतलब कितना, तो आपको समझेगा कि क्वार्टर साइकिल मतलब कितना, राइट? तो व्हेन आई से वन साइकिल दैट इज 2 पाई पीरियड, 2 पाई मैंने अभी बताया था, 2 पाई, ओके। तो क्वार्टर मतलब कितना वो भी देख लेंगे, क्योंकि कॉस है, राइट? दिस इज वन साइकिल। कैसे वन साइकिल? ये हाफ साइकिल, ये 1/4 साइकिल, ये 1/4 साइकिल, तो 1/4 प्लस हाफ प्लस 1/4, 1 साइकिल हो गया कंप्लीट। गुड। नाउ यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट मीन वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज। जब आप बात करते हो, मैंने अगर पूछा कि चलो मेरे पास 8 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, जो भी है, 1 3 5 ऐसे मेरे पास नंबर है ना, 1 3 5, इसका एवरेज 1 प्लस दिस प्लस बाई 3, तो ऐसा आप एवरेज निकालते हो, करेक्ट? मतलब इन शॉर्ट ये तो नंबर्स का एवरेज हो गया। मुझे अगर फिजिकल क्वांटिटीज का एवरेज निकालना है, फॉर एग्जांपल at time t equal to 1 second I had velocity 2
इफ आई हैड एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी मान लो 4 होगा, राइट? करेक्ट। अब इसको हम लोग ले जाते हैं dt के फॉर्म में। मैं इसको लिख सकता हूँ v1 dt, क्योंकि पहले dt में वेलोसिटी v1 था, मतलब कांस्टेंट नहीं था, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन था। अच्छे से समझ लेना। फिर दूसरे dt में अगर v2 होगा तो v2 dt, बराबर। तीसरे में अगर v3 होगा तो v3 dt, बराबर। करेक्ट है ना, समझा? वी हैव अ मोशन, सिंपल हार्मोनिक सर्कुलर, जो होगा वो, मैं सिर्फ नॉर्मल मोशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये बता भी रहा है ना हमको। ये कहाँ बता रहा है कांस्टेंट है? कांस्टेंट मतलब उसमें टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टी है क्या? इसमें है क्या टी? है, मतलब चेंज हो रहा है। और ये वेव, नीचे वेव भी बता रहा है आपको। मुझे किस पे मीन करना था? किसका किसका? वेलोसिटी का। पर v dt doesn't give me velocity, it gives me डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे dt से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 3 बार dt, नीचे 1 बार dt, अनफेयर है ना? तो 3, करेक्ट 3। लेकिन अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो मैं बोलूंगा समेशन ऑफ ऑल द dt's, है ना? करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? गुड। ये हम लोग कब कर सकते हैं? जब डिस्क्रीट वैल्यू हो। व्हाट इज डिस्क्रीट वैल्यू? मुझे पहले सेकंड पे पता है, फिर दूसरे सेकंड पे पता है, फिर तीसरे सेकंड पे पता है, फिर चौथे पे। दिस आर डिस्क्रीट वैल्यूज। एक वैल्यू, फिर गैप, फिर दूसरा वैल्यू, फिर गैप, फिर तीसरा वैल्यू। ये वेव है। वेव में कहीं गैप है क्या? नहीं। मुझे टी पे पता है, फिर t/4 पे पता है, ऐसा कुछ है क्या? Sine and cos functions are continuous functions. Are they like this? One value then gap, one value then gap, one value then gap, then like this. ऐसा है क्या कुछ वहां पे? नहीं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में समेशन की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। वेरी गुड। इसका मतलब एवरेज वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे v a v g की जगह पे क्या करते हैं वो ऐसा फैंसी नोटेशन देते हैं। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इंटीग्रेशन, ऊपर क्या था? vdt 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 vdt, नीचे क्या था? ओनली dt। क्लियर? यहां तक क्लियर? कितने साइकिल पे बोला है? क्वार्टर मतलब 1/4। अगर 0 से स्टार्ट करता हूं मैं तो t/4 तक। अगर हाफ साइकिल पे बोला होता तो t/2 तक। एक्सीलेंट। तो आपको समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स सारा यहाँ पे? करेक्ट, गुड। अब डू वी नो व्हाट इज v? इसलिए तो फाइंड किया था v, है ना? तो 0 to t/4, v was a omega cos omega t dt अपॉन 0 से 15 सेकंड पे इंटीग्रेशन किया टाइम पे, तो कितना सेकंड मिलेगा? तो t/4, तो फिर t/4 ही होगा। नहीं तो फिर आपको करना है तो करोगे। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन t, फिर 0 से t/4, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर वही आएगा। आपकी इच्छा जैसे करना है वैसे करो। करेक्ट, ओके, गुड। देन अब you cannot take out anything outside unless you are sure enough कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ओमेगा किस पे डिपेंड करता है? 2π टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो वेरिएबल नहीं होता। इसका मतलब ए और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है। तो फिर मैं ए को और ओमेगा को सेफली बाहर निकाल सकता हूं। 0 से t/4 cos ओमेगा t dt अपॉन t/4। जैसे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू ओमेगा आउटसाइड, cos का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t अपॉन ओमेगा।
आपने क्या बताया था हमें? आपने बोला था कि कॉस का डेरिवेटिव लेते वक्त माइनस साइन करेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी वाज माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होता है अपोजिट ऑपरेशन। तो सिर्फ क्या करते हैं ना, ये जो है मल्टीप्लिकेशन से इसको लाएंगे डिनोमिनेटर में, इसको हटाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे और माइनस यहां से रिमूव कर देंगे, करेक्ट। इसका मतलब कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ये आएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा विद इन लिमिट्स 0 to t/4। कैंसल कैंसल, करेक्ट, गुड। ए अपर लिमिट साइन ऑफ ओमेगा टी की जगह पे t/4 माइनस साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 एंड साइन 0 इज 0। अपर लिमिट माइनस वेरिएबल क्या था? टी था ना, ओमेगा वेरिएबल नहीं है वहां पे। समझा क्या ये स्टेप? सिर्फ हाँ नहीं बोलना, समझा होगा तो बोलना। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाई टी, t/4 पाई/2 बराबर, करेक्ट, करेक्ट है ना? कितना आया साइन ऑफ पाई/2? 1। हाँ, लेकिन हम यहाँ नीचे की टर्म लिख नहीं रहे थे, बराबर। तो ये जब सॉल्व करोगे, लेट मी यूज न्यू पेज बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए, वी कैनॉट कीप लिविंग पार्ट्स। ओके, तो ये ऐसा था। उसके बाद डिनोमिनेटर में t/4 भी था यहाँ पे, करेक्ट। फिर ऊपर का हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में वापस से मुझे t/4 लिखना पड़ेगा और न्यूमरेटर में आया आपका साइन ऑफ 2 पाई/t इंटू t/4 मतलब साइन ऑफ पाई/2। साइन ऑफ पाई/2 आपने बताया कितना? 1 और 4 ऊपर जाएगा क्या? तो 4a/t। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। So only thing was to know definition of mean values when you have continuous function। अभी एक्सेलरेशन का मीन बोला तो कैसे करोगे? 0 to जो भी टाइम बोला होगा, क्वार्टर साइकिल तो t/4 या हाफ तो फिर t/2, राइट। तो a dt अपॉन dt फ्रॉम द सेम फॉर द सेम इंटरवल, करेक्ट। ओके, तो ऐसा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, करेक्ट। तो 4a/t। So will you be able to solve if I give you such questions? So take as an assignment. Do the same for acceleration, क्योंकि velocity है, फिर उसका और एक डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको, फिर वो सेम क्वार्टर साइकिल के लिए करो फिर। So this is assignment and that you are supposed to do by tomorrow. Okay, so we can stop now.